बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो मुझसे 3 साल बड़ी थी, मेरे चचा की बेटी। मजबूरी में हमारा निकाह हुआ था, पर वो अब भी मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते, मुझसे दूर दूर रहती, और इस बात से मुझे अब चिढ़ होने लगी थी। मेरे अंदर के जज्बात बुरी तरह जागने लगे थे। एक रात जब वो मेरे कपड़े रखकर दूसरे कमरे में जाने लगी, तो मैंने उन्हें जबरदस्ती बेड पर धक्का दे दिया। यूं भी वो मेरे आगे छोटी सी गुड़िया ही लगती थी। ये क्या बदतमीजी है जैद, वो गुस्से से बोली। पर मैंने उनके दोनों हाथ बेड से लगाए और उन पर झुकते शदीद तैश से बोला, मुझे मेरा हक चाहिए। मैंने कभी सोचा भी ना था कि मायरा एक दिन मेरे निकाह में होगी। बचपन से लेकर अब तक वो मेरे लिए बस मायरा आप ही थी, चचा की बेटी, 3 साल बड़ी, संजीदा, शाइस्ता और हद से ज्यादा खुददार। हम एक ही घर में पले बढ़े, लेकिन हमारे दरमियान हमेशा एक अजीब सा फासला रहा, शायद उम्र का, शायद रवैये का। पर वो फासला निकाह की एक रस्म से खत्म हो जाएगा, ये कभी नहीं सोचा था। चचा बीमार थे, डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी थी। उनकी बस एक ही जिद थी, अरमान और मायरा का निकाह मेरी आंखों के सामने हो। अब्बा ने सर झुका लिया और अम्मी खामोश हो गई। मायरा ने भी इनकार नहीं किया, और मैंने सिर्फ इतना सोचा कि अगर ये उनकी आखिरी ख्वाहिश है तो पूरा कर देता हूं। मोहब्बत, मर्जी या कोई रोमान, इनमें से कुछ भी नहीं था इस रिश्ते में। निकाह की रस्म सादगी से मुकम्मल हुई। सबने हमें दुआएं दी। कुछ रिश्तेदार खुश दिखाई दिए, कुछ हैरान, और हम दोनों बस खामोश। मैंने पहली बार मायरा को दिल से देखा, चेहरे पर हया, आंखों में उदासी और चलते हुए कदमों में हिचकिचाहट। वो मेरे बराबर बैठ गई, लेकिन हम दोनों के दरमियान पूरी कायनात खड़ी थी। रात के खाने पर भी हमने एक दूसरे से नजरें नहीं मिलाई। वो अपने कमरे में चली गई और मैं छत पर जा बैठा। आसमान पर सितारे टूट रहे थे, जैसे कोई दिल की बात सुन रहा हो। मेरे अंदर एक अजीब सी उलझन थी। ये रिश्ता निभा सकता हूं? क्या मैं इस काबिल हूं, या ये महज एक वक्ती बंधन है जो चचा की मौत के साथ खत्म हो जाएगा? जब मैं नीचे आया तो कमरे का दरवाजा खुला था। वो बैठ के एक कोने पर बैठी थी, मुकम्मल पर्दे में। मैंने दरवाजा आहिस्ता से बंद किया और बिना कुछ कहे सोफे पर जा बैठा। वो कुछ न बोली, मैं कुछ न पूछ सका। कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज थी और हमारे दरमियान जमी खामोशी। अगर तुम चाहो तो बेड पर सो सकते हो, मैं जा रही हूं दूसरे कमरे में। उसकी आवाज पहली बार मेरे कानों पर पड़ी, सर्द और रस्मी। ये तुम्हारा भी कमरा है, तुम जा क्यों नहीं हो? मैंने बेख्तियार पूछा। क्योंकि हमारा रिश्ता कागज पर है, दिल पर नहीं, वो कहकर उठ गई। उस लम्हे मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे मेरे ही कमरे से निकाल दिया हो। मैं देर तक उसी सोफे पर बैठा रहा। ना गुस्सा आया ना आंसू, बस दिल में एक खालीपन सा भर गया। वो रात मैंने जागते गुजारी, दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनते सुनते। कुछ यादें आई बचपन की, जब मुझे चोट लगने पर भागकर मैं उसके पास जाता था। वो डांट कर मरहम लगाती। बड़े कब हो गया अरमान? अब मैं उसका शौहर था, लेकिन वो आज भी मुझे बच्चा ही समझती थी। अगले दिन सुबह मैंने खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश की। नाश्ता करते हुए चचा ने मेरे सर पर हाथ रखा। मेरा बेटा अब जिम्मेदार हो गया है। मैंने उनकी तरफ देखा और सिर्फ मुस्कुरा दिया। अंदर से सब कुछ उल्टा पुल्टा था, लेकिन मैंने चेहरे पर कोई तासुर न आने दिया। मायरा ने मेरे साथ बैठकर नाश्ता नहीं किया। दोपहर को अम्मी ने कहा, बेटा अब तुम दोनों का एक ही कमरा होना चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे दिल में एक तलखी आ गई। हम एक कमरे में हो या ना हो, दिलों का फासला खत्म होने वाला नहीं था। मैंने उस रात के बाद खुद को रोक लिया। कुछ भी जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, न बात करने की जिद, न कुछ साबित करने की ख्वाहिश। मायरा की खामोशी को समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो हर दिन मेरे हाथ से रेत की तरह फिसलती गई। उसके रवैये में नरमी जरूर थी, लेकिन वो नरमी बीवी वाली नहीं थी, बल्कि एक बड़ी बहन जैसी, जैसे वो मुझे अभी भी उस बच्चे की नजर से देखती हो जो बचपन में जिद करता था, बात बात पर रूठ जाता था। एक दिन अम्मी ने कहा, बेटा मायरा से पूछो कि उसे क्या पसंद है, तुम्हारे लिए कुछ बनाए। मैंने बात आगे बढ़ाने की एक और कोशिश की। शाम को जब वो किचन में चाय बना रही थी, मैं दरवाजे के पास खड़ा हो गया। अगर वक्त हो तो कल मेरे लिए पनीर पालक बना देना, काफी दिन से दिल कर रहा है। उसने पीछे मुड़े बगैर बस इतना कहा, अम्मी से कह दूंगी, वो बना देंगी। ये उसका अंदाज था, ना इनकार ना इकरार, बस टाल देना। वो मेरे करीब होने के ख्याल से भी कतराती रही थी, जैसे इस रिश्ते को तस्लीम करने का मतलब किसी समझौते को मान लेना हो जिसके लिए वो तैयार नहीं। कभी कभी वो चचा के पास बैठती, उनके पांव दबाती, दवाएं देती, मुस्कुराती। मैं दरवाजे के पीछे खड़ा होकर देखता। वो सबके लिए मुस्कुराहट रखती थी, मेरे लिए खाली चेहरा। मैंने सोचा कि शायद वो वक्त ले रही है, शायद उसे मेरी बातों पर यकीन नहीं। पर जितना वक्त गुजरता उतना ही वो दूर होती जाती। एक दिन मैं लाउंज में बैठा अखबार पढ़ रहा था।
कि उसकी सहेली सब आ गई। वो अंदर गई और दोनों काफी देर तक कमरे में बंद रही। मैं पास से गुजरा तो हंसी की आवाज आई। अजीब सा लगा, मैं कभी उसकी हंसी का हिस्सा ही नहीं बना, न कोई बात शेयर हुई। उसके चेहरे के तासुरात मेरे लिए अजनबी थे, जैसे वो एक अलग शख्सियत थी जब मैं आसपास ना होता। जब सबा चली गई तो मैंने दरवाजे पर खड़ा होकर कहा, खुश हो तुम? जब अपने लोग साथ हों तब भी खुश हुआ करो। वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, हमेशा खुश होना मुमकिन नहीं होता। कुछ ताल्लुक सिर्फ बर्दाश्त की हद तक होते हैं। मेरे सीने में कुछ भारी सा उतर गया। वो बर्दाश्त कर रही थी, मैं ही वो ताल्लुक था। उस रात वो लाइट बंद करके दूसरे कमरे में चली गई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस बेड पर लेटकर छत को घूरता रहा। मेरे अंदर बहुत कुछ खौलने लगा था, मगर मैं खामोश रहा। लेकिन तबीयत ज्यादा खराब गई। मैं उन्हें अस्पताल ले गया। सारी रात वो बेहोश रहे और मायरा मुसलसल उनके पास बैठी रही। मैं बाहर बेंच पर बैठा रहा, कॉफी पीता रहा। वो एक लम्हे के लिए भी मुझसे कुछ कहने नहीं आई। सुबह जब चचा को रूम मिला तो नर्स ने कहा, आपके वालिद को कल रात आपकी बीवी ने संभाला, शायद उनके बगैर रात ना निकलती। मैंने बस सर हिलाया और सोचा कि काश वो इसी तरह एक बार मुझे भी थाम लेती। चंद दिन के बाद चचा घर वापस आ गए। सब खुश थे। मायरा अब और भी मसरूफ हो गई। दवा, खाना, वक्त पर चेकअप। उसकी दुनिया अब सिर्फ चचा की घिर्द घूमती थी। मैं उस दायरे से बाहर था। एक शाम जब सब बाहर थे, मैंने कमरे में दाखिल होकर उसकी रखी किताबें देखी। सभी क्लासिकल, उर्दू अदब, मंटू, कुरतुलैन, इंतजार हुसैन। मैंने एक किताब उठा ली। वो आई और मेरी तरफ देखकर बोली, वो किताब मेरी है, प्लीज वापस रख दें। बस देख रहा था कि तुम क्या पढ़ती हो, शायद तुम्हें थोड़ा समझ सकूं। समझने की जरूरत नहीं है अरमान, हम अलग दुनिया के लोग हैं। निकाह से दुनिया नहीं बदलती, मैंने धीरे से पूछा। सिर्फ कागज पर, हकीकत में दिल बदलना पड़ता है, और वो मेरे लिए आसान नहीं। मैं चुप रहा। हर लफ्ज उसके मुंह से यूं गिरता जैसे वो किसी अजनबी से बात कर रही हो, और शायद मैं वाकई उसके लिए अजनबी था। चंद दिन के बाद हफ्सा हमारे घर आ गई, मेरी छोटी कजन जो हमेशा चहकती थी। उसने मुझे हंसी में कहा, भाभी तो बहुत सर्द मिजाज लगती है, तुम कैसे बर्दाश्त करते हो? मैंने बस मुस्कुरा दिया। सब बर्दाश्त हो जाता है जब दिल मानने पर मजबूर हो। उसे क्या मालूम कि हर रात मैं कितनी बार जागता हूँ, कितनी बार सोचता हूँ कि काश वो बस एक बार मेरे पास बैठे, एक बार मेरा हाथ पकड़ कर कहे, तुम मेरे हो। लेकिन वो हाथ बढ़ाती ही नहीं थी। मैंने कई दिन गुजरने दिए, खुद को रोज समझाया कि बर्दाश्त जरूरी है, कि वक्त खुद सब कुछ बदल देता है। मगर वक्त गुजरता रहा और हमारे बीच कुछ नहीं बदल रहा था। वो अब भी एक ही तरह से रहती, बोलती चलती, जैसे वो मेरे वजूद से बेखबर हो, जैसे इस रिश्ते को कबूल करना उसकी मजबूरी हो। लेकिन मेरे वजूद का कोई वजन उसके दिल में ना हो। एक रात मैं जल्दी घर आ गया। बारिश हो रही थी और मैं कुछ भीग गया था। कपड़े बदलने गया तो कमरे का दरवाजा खुला था। वो अंदर आई, मेरे कपड़े बेड पर रखे और वापस पलटने लगी। उसका हर अंदाज अब मुझे याद हो चुका था। खामोश कदम, झुकी नजरें, किसी मुजरिम की तरह चुपचाप निकल जाना। मैंने उसे जाते देखा और खुद को रोक ना सका। मायरा रुको, मेरी आवाज धीमी थी लेकिन सख्ती लिए हुए। वो रुकी, पलटी और बगैर कुछ बोले मेरी तरफ देखने लगी। तुम रोज मेरे लिए कपड़े रखती हो, खाना बनाती हो, बात नहीं करती, नजरें नहीं मिलाती, तुम्हें ये सब फर्ज लगता है? मैं वही कर रही हूं जो मुझ पर लाजिम है, और जो मुझ पर लाजिम है वो तुम्हें नजर नहीं आता। अरमान, ये बातें ना करो, हम दोनों के बीच बहुत कुछ वाज़ेह है। तुम अभी बहुत नापुख्ता हो। इस जुमले ने मेरे अंदर की हर वो ईंट हिला दी जिस पर मैंने खुद को थाम रखा था। एक लम्हा, एक छोटा सा लम्हा जिसमें मेरी सारी बर्दाश्त बिखर गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा। वो चौंकी लेकिन पीछे न हटी। मेरे दिल में कई दिनों का दबाव एकदम बाहर आ गया। तुम कब तक मुझे बच्चा समझोगी? कब तक इस रिश्ते से बचती रहोगी? अरमान, उसकी आवाज बुलंद हुई, ये क्या बदतमीजी है? हाथ छोड़ो। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, बेड की तरफ धकेला। वो बेड पर गिरी और मैं उसके ऊपर झुक गया। मुझे मेरा हक चाहिए मायरा, मैं तुम्हारा शौहर हूं, कोई तमाशा ही नहीं। वो साकत हो गई, उसकी आंखें खुली थी, आंसुओं से लबरेज, लेकिन वो चीखी नहीं, कुछ नहीं बोली। सिर्फ एक नजर मेरी आंखों में डालकर ऐसे देखी जैसे मैं अजनबी हूं या शायद दरिंदा। मेरा हाथ ढीला पड़ गया, मैं पीछे हट गया। मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा मायरा, पर मैं अब खामोश नहीं रहूंगा। तुम रोज मेरे कमरे में आती हो, मेरे सामने से गुजर जाती हो जैसे मैं कोई पर्दा हूं। वो उठी और दुपट्टे से अपने आंसू पोंछे। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हारा हक इस रिश्ते में? मेरी मर्जी, मेरी चाहत, मेरे एहसासात, वो सब कहाँ है अरमान? उसकी आवाज भर आ गई। मैं मानता हूं तुम मजबूर हुई, पर मैं भी तो कुछ चाहता हूं, कुछ महसूस करता हूं।
वो खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। आज पहली बार तुमने मेरी तरफ देखा, शायद नफरत से, पर कम से कम देखा तो। दरवाजे के करीब रुककर वो बोली, मोहब्बत, अरमान, मोहब्बत जबरदस्ती नहीं उगती। अगर तुम मुझे अपनाना चाहते हो तो पहले वो शख्स बनो जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। मैं उस रात कमरे की दीवारों को देर तक तकता रहा। मुझे नहीं याद कि मैं कब सोया भी था या नहीं। अगली सुबह वो घर पर नहीं थी, शायद खाला के यहाँ गई थी या किसी बहाने से खुद को दूर रखा था। उस रात के बाद मायरा बदली नहीं, बस और ज्यादा खामोश हो गई। न वो चीखी, न शिकवा किया, न किसी से कोई बात कही, मगर उसकी खामोशी पहले से भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी, जैसे वो अंदर ही अंदर किसी और बगावत में मुब्तला हो। मुझे लगा कि शायद वक्त के साथ चीजें बेहतर होंगी, मगर दिन गुजरने के साथ वो जैसे धुंध में गायब हो रही थी। वो सबके साथ नॉर्मल थी, अम्मी के साथ, चचा के साथ, घर वालों के बीच मुस्कुरा देती, काम करती, हर रस्म निभाती, मगर मेरे लिए जैसे कोई जगह ही बाकी न थी। एक दिन मैंने जानबूझकर रात को कमरे का दरवाजा बंद नहीं किया। वो आई, रूटीन के मुताबिक अपनी किताबें रखी, मेरे कपड़े सेट किए और जाते जाते दरवाजा बंद कर दिया। मुझे लगा कि शायद वो कुछ बोलेगी, शायद एक नजर ही सही, लेकिन कुछ नहीं। हो गई तो कमरे में एक खामोश शोर सा रह गया। अगली सुबह अम्मी ने पूछा, मायरा से कोई बात हुई? मैंने बस हाँ में सर हिलाया। झूठ बोल दिया। शायद ये पहला झूठ था उस रिश्ते में जो मेरे अपने दिल के खिलाफ था। अम्मी को मायरा के अलग सोने का इल्म न था, क्योंकि मायरा अक्सर अम्मा के सोने के बाद वो दूसरे कमरे में जाया करती थी। चंद दिन के बाद मायरा की कॉलेज की दोस्त ताशफीन मिलने आई। मैं दरवाजे से गुजरा तो अंदर से उनकी बातों की आवाज आई। तो फिर क्या सोचा, ऐसे ही वक्त गुजारती रहोगी? ये वक्त है या कैद, मैं खुद नहीं जानती। मायरा की आवाज थकी हुई थी। अरमान ठीक लड़का है, बस शायद तुम दोनों अलग वक्त में एक दूसरे से जुड़े हो। वक्त ही सब कुछ तो है ताशफीन, अगर वक्त ठीक ना हो तो इंसान भी बेकार लगने लगता है। मैं वहीं दरवाजे से वापस आ गया। अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने आहिस्ता आहिस्ता मायरा से नजरें चुराना शुरू कर दी। पहले वो मुझसे बचती थी, अब मैं खुद को उसकी नजरों से छुपाने लगा। एक दिन मैंने खुद को हद से ज्यादा मसरूफ रखने का फैसला किया। सुबह कॉलेज, शाम को पार्ट टाइम जॉब, रात देर तक पढ़ाई। जब मैं घर आता तो मायरा सो चुकी होती या जाग भी रही होती तो आंखों में खालीपन लिए हुए। चंद दिन बाद अम्मी ने मुझे रोका, बेटा अब वक्त है कि तुम लोग अपनी जिंदगी को संजीदगी से देखो। निकाह कोई खेल नहीं है और बीवी सिर्फ घर की मददगार नहीं होती, दिल की साथी भी होती है। शायद अम्मा ने हमारे रवैयों में कुछ नोट किया था। मैंने बस उनकी बात सुनी, कुछ कहा नहीं। मायरा उनके पीछे ही चुपचाप खड़ी थी। हमारी नजरें मिली, मगर दोनों ने फौरन दूसरी तरफ देख लिया। हम एक दूसरे के वजूद से इनकार नहीं कर सकते थे, लेकिन मौजूदगी बर्दाश्त करना भी आसान नहीं रहा था। एक शाम जब सब बाजार गए थे, घर में खामोशी थी। मैं लाउंज में बैठा कुछ पुराने स्केचेस देख रहा था। मायरा ने अंदर आकर कपड़ों की अलमारी से कुछ निकाला, फिर दरवाजे पर रुकी। अरमान, तुमने आज खाना नहीं खाया? मैंने सर उठाया। हैरत हुई। ये पहला जुमला था कई दिनों के बाद। दिल नहीं था, बस इतना कहा, तुम्हें तकलीफ पहुंची, मैं जानती हूं, लेकिन मैं भी आसानी में नहीं हूं। उसने आहिस्ता से कहा, मैं तुमसे किसी जज्बाती वजाहत की तवक्को नहीं करता मायरा, बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझे मुकम्मल नजरअंदाज ना करो। ये नजरअंदाज करना नहीं है, ये मेरी अपने आप से जंग है। उसकी आवाज संजीदा थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि वो शायद सिर्फ मुझसे नहीं, खुद से भी नाराज है। शायद वो भी इस रिश्ते को कोई नाम देना चाहती है, लेकिन खौफ उसे रोक लेता है। उस रात मैं छत पर जा बैठा। सर्द हवा चल रही थी, आसमान साफ था। बहुत देर बाद मायरा भी आई, छत के कोने में जाकर खड़ी हुई। हम दोनों ने कुछ नहीं कहा, बस खामोश बैठे रहे। ये खामोशी किसी बोझ की नहीं थी, बल्कि एक अजीब से समझौते की खामोशी थी। मैंने आहिस्ता से कहा, अगर तुम चाहो तो हम शुरू से शुरू कर सकते हैं। कुछ नहीं जानते एक दूसरे को, तो जानने की कोशिश करते हैं। वो पलटी, मेरी तरफ देखा, फिर नजरें चुरा ली। कुछ न कहा, लेकिन वहां से गई भी नहीं। मैं समझ गया ये एक कदम था, छोटा लेकिन पहला। दिल शायद सख्त पत्थर हो, लेकिन किसी दिन नरम हो ही जाता है। और उस दिन एक छोटी सी दरार उस पत्थर में पड़ चुकी थी। खामोशी में बगावत थी, पर शायद उम्मीद भी। मैंने मायरा को मनाने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं की, कोई ड्रामा नहीं रचाया। मैंने उसे देखना शुरू किया, हकीकत में देखना, समझना और मानना। उसकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। वो चाय में चीनी कम लेती है, मैंने अपनी चाय से भी चीनी कम कर दी। वो नीला और हल्का सब्ज रंग पहनती है, मैंने अपने कपड़ों में वही रंग शामिल कर लिए। मैं उसे मुतासिर नहीं करना चाहता था, सिर्फ ये दिखाना चाहता था
कि मैं हाजिर हूं, हर दिन, हर लम्हा, शऊरी तौर पर। अक्सर शाम को चचा के पास बैठता, उनसे बातें करता, माजी सुनता। वो जब मायरा का जिक्र करते तो उनकी आंखों में चमक आ जाती। वो बचपन से ही कम गो थी, मगर दिल बहुत बड़ा है उसका। मैं बस सर हिलाता और सुनता रहता। एक दिन मायरा किचन में थी और चची के साथ हल्की हल्की बहस हो रही थी। चची ने कहा, तुम्हें घर के मामलात में दखल देना चाहिए, तुम अब बहू हो। मायरा ने सिर्फ इतना कहा, अभी खुद को संभालना मुश्किल लगता है, बाकी सब बाद में। मैं दरवाजे के पास खड़ा सब सुन रहा था। दिल चाह के जाकर उसे थाम लूं, कह दूं कि अब अकेली नहीं हो, मैं हूं ना, मगर जबान ने साथ न दिया। एक शाम हम सब ने मिलकर पुरानी फिल्म देखी। मैं जानबूझकर उसके करीब बैठा, थोड़ा सा पहलू उसकी तरफ झुका। वो कुछ नहीं बोली, मगर हिली भी नहीं। छोटे सिग्नल्स ही काफी थे। मैं हर इशारे को अपने अंदर जज्ब कर रहा था। फिर वो दिन आया जिसने हमें पहली बार एक साथ ठहरने पर मजबूर किया। मायरा की तबीयत खराब हो गई। पहले हल्का बुखार, फिर तेज बुखार, सर्दी, कपकपी। डॉक्टर को बुलाया गया, दवाएं दी गईं, मगर वो कमजोरी से बिस्तर से नहीं उठ सकी। अम्मी ने कहा, अरमान, आज रात मायरा के पास तुम ही रहो, मैं चचा के साथ हूं। मैंने बिना कुछ कहे हामी भर ली। रात का वक्त था, पूरा घर सुस्ता रहा था। मैं उसके बेड के किनारे पर बैठा था। उसका चेहरा पीला, माथे पर पसीना, आंखें बंद थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा, ठंडा और कमजोर। पहली बार मैंने उसे इतने करीब देखा, बिना पर्दे, बिना फासले के। मैंने आहिस्ता से कहा, मैंने तुम्हें कभी समझे बगैर चाहा, सिर्फ तुम्हें पाने की जिद की, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। उसने आंखें नहीं खोली, बस सांसों में हल्की सी जुम्बिश आई। शायद सुना, शायद नहीं, मगर मैं जानता था कि मेरा दिल पहली बार सच बोल रहा था। मैं सारी रात उसके पास रहा, दवा वक्त पर दी, पानी पिलाया, पेशानी पर गीला कपड़ा रखा। जब सब सोने चले गए, मैंने आहिस्ता से उसका हाथ थामकर बस एक जुमला कहा, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। बस ये सब जीतने के लिए नहीं, जीने के लिए भी। उसकी पलकें लर्जी, लेकिन आंखें बंद ही रहीं। सुबह जब आंख खुली तो वो थोड़ा बेहतर लग रही थी। आंखें खोली, मुझे देखा, फिर आहिस्ता से नजरें हटा ली। कुछ कहा नहीं, मगर खामोशी में एक तस्लीम था, जैसे उसने मेरे अल्फाज अपने अंदर रख लिए हों, बगैर शोर के। अगले दिन जब वो उठकर बैठने लगी, मैंने उसके लिए चाय बनाई। अंदर लेकर गया तो वो हैरान हो गई। चीनी कम है, जैसा तुम लेती हो। उसने एक कप उठाया, एक घूंट लिया और नजरें नीचे की, बस इतना कहा, शुक्रिया। ये शुक्रिया आम नहीं था। मैंने महसूस किया कि उसका लहजा बदल रहा है। उसके रवैये में एक नर्म सी तह उभर आई है, जैसे बर्फ पर धूप पड़ी हो। दोपहर को वो लॉन में जा बैठी। मैं करीब गया और उसके पास जमीन पर बैठ गया। किताब लाऊं तुम्हारी? मैंने पूछा। लाओ। उसने हाँ में सर हिलाया, पहली बार बिना झिझके। मैं किताब ले आया। वो पढ़ने लगी और मैं खामोशी से बैठा रहा। पहली बार वो मेरे साथ किसी लफ्ज के बगैर भी आरामदेह लग रही थी, जैसे हम दोनों के दरमियान कुछ आहिस्ता आहिस्ता बनने लगा हो, कोई ऐसी चीज जो चीख के नहीं, खामोशी से जुड़ती है। उस शाम मैं छत पर अकेला नहीं गया, वो खुद चलकर वहां आई, हाथ में चाय का कप, दूसरा मेरे लिए। बहुत दिनों के बाद मौसम अच्छा लगा, उसने कहा। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद मौसम से ज्यादा साथ अच्छा लग रहा है। उसने नजरें नहीं चुराई, न कुछ कहा, बस चाय का घूंट लिया। कभी कभी दिल कहने से ज्यादा सुनने में सुकून पाता है, और मुझे लगने लगा था कि वो अब सुन रही है। वो पहला एहसास जिसमें जबरदस्ती नहीं थी, बस खुलूस था, वो हम दोनों के बीच आ चुका था। सब कुछ थोड़ा बेहतर होने लगा। मायरा की तबीयत संभल चुकी थी। हमारे दरमियान खामोश कदमों से बातचीत का दरवाजा खुलने लगा था। फिर एक दिन वो लम्हा आया जिसने मेरे अंदर एक नई कश्मकश पैदा कर दी। दोपहर को ताशफीन आई और मायरा के साथ कमरे में बंद हो गई। मैं हस्बे आदत पास से गुजरा तो दरवाजा थोड़ा सा खुला था। दिल ने रोका नहीं, कदम रुक गए। तो तुम्हें इमरान का फोन आया था? ताशफीन की आवाज थी। हाँ, वो 2 दिन पहले नंबर बदल चुका था, पहचाना नहीं, वरना कभी उठाती नहीं। मायरा की आवाज सपाट थी। उसने क्या कहा? माफी मांग रहा था, पछता रहा था, कहता है वक्त ने समझा दिया है कि मैं ही उसकी जिंदगी थी। और तुमने? मैंने कहा कि जो रिश्ता एक बार टूट जाए वो कभी पूरी तरह जुड़ता नहीं, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। ये सब सुनकर मेरे अंदर एक अनजाना सा दुख उभरा। इमरान? मैंने कभी उसका नाम नहीं सुना था, मायरा ने कभी जिक्र तक न किया। शायद वो दुख इतना पुराना था कि उसने दफन कर दिया हो। लेकिन अब जब वो साया उभर आया,
मुझे अपना मकाम हिलता हुआ महसूस हुआ। रात को मायरा लाउंज में बैठी किताब पढ़ रही थी। मैं उसके करीब जा बैठा। इमरान कौन है? वो चौंकी नहीं, शायद सवाल की तवक्को थी। वो शख्स जिसके साथ मैंने जिंदगी का तस्वुर बांधा था और जिसने वो तस्वुर तोड़ दिया, और अब वो लौट आया। नहीं, सिर्फ एक आवाज में, लेकिन मेरे लिए वो बंद दरवाजा है। तुमने मुझे कभी बताया नहीं, तुमने कभी पूछा ही नहीं, और शायद मैं बताना भी नहीं चाहती थी। ये माजी था, मैं इसे अपने हाल पर थोपना नहीं चाहती थी। मैंने लम्हा भर को आंखें बंद की। ये सिर्फ जलन नहीं थी, एक अजीब सा खालीपन था। मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ मेरी हो। रिश्ते मांग से नहीं, एतमाद से बनते हैं अरमान। तुम मुझसे मेरे माजी का हिसाब नहीं मांग सकते, जब तुम खुद भी मेरे हाल से अनजान हो। इस बात का वजन मेरे दिल पर आकर बैठ गया। मैं जानता था वो सही कह रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे दिल में वो नाम एक कांटे की तरह चुभ गया था। अगले दिन मैंने खुद को काम में मसरूफ कर दिया। कॉलेज, लाइब्रेरी, जॉब, घर आकर सीधा कमरे में। मायरा ने महसूस किया, मगर कुछ कहा नहीं। वो 2 बार दरवाजे तक आई, शायद कुछ कहना चाहती थी, पर फिर पलट गई। 3 दिन ऐसे ही गुजरे। चौथे दिन जब मैं रात को आया तो वो मेरा इंतजार कर रही थी। खाने की मेज पर 2 प्लेटें सजी थी। बैठो, खाना ठंडा हो रहा है। भूख नहीं है, मैंने बेदिली से कहा। दिल में अगर बोझ हो तो पेट कभी खाली नहीं लगता, लेकिन खाना जरूरी है। मैं बैठ गया। हम खामोशी से खाते रहे। उसने चावल निकाले, मेरे गिलास में पानी डाला। मैंने देखा वो मुझे पिछले दिनों से ज्यादा तवज्जो दे रही थी, लेकिन मेरी जबान पर अभी भी इमरान का साया था। तुमने कभी सोचा अगर वो वापस आ जाए तो? उसने निवाला रोका, नजरें मेरी तरफ उठाई। मैं तुमसे वादा नहीं करती, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि मैं किसी के पास दोबारा वापस नहीं जाऊंगी। तुम्हारे पास भी नहीं, इमरान से भी नहीं। मैं अब खुद को अपनी तरजीह बनाना चाहती हूँ, और अगर तुम वाकई चाहते हो कि मैं तुम्हारी बनूं तो मुझे खुद अपनी मर्जी से उस मकाम पर पहुंचने दो। उसकी बात में कोई तासुर नहीं था, बस एक सच्चाई थी जो मैं चाहकर भी नजरअंदाज न कर सका। मैंने अगले दिन मायरा से कुछ ना पूछा, बस उसके साथ बैठा, खाने में उसकी मदद की, किताबें वापस शेल्फ में रखी। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी खामोशी में एहतजाज नहीं था। चंद दिन के बाद वो खुद आकर बोली, अम्मी कह रही थी कि जुमे को चचा की तबीयत की दुआ करनी है, साथ चलोगे? मैं जरूर चलूंगा, मैंने जवाब दिया, और पहली बार उसने सर हिलाकर हल्की सी मुस्कुराहट दी। ये मुस्कुराहट कोई जीत नहीं थी, ये एक रिश्ता था जो अब आहिस्ता आहिस्ता अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। और मैं जो चाहता था कि मायरा सिर्फ मेरी हो, अब सीख रहा था कि सच्ची मोहब्बत में इख्तियार नहीं, सिर्फ कुर्बानी होती है, और वो मैं देना शुरू हो चुका था। एक दिन हफ्सा आई। हफ्सा मेरी चचाजाद थी, बचपन से बेतकल्लुफ, बेबाक और हद से ज्यादा खुद एतमाद। पहले जब वो आती तो मायरा उससे ठीक तरीके से पेश नहीं आती, खुश इखलाकी से बात करती, मगर अब मैंने उसके चेहरे पर कुछ मुख्तलिफ सा देखा, किसी एहसास का हल्का सा अक्स, जैसे कोई तीखापन। हफ्सा ने शायद मेरी और मायरा की बदली हुई फिजा को महसूस कर लिया था, और वो कुछ और ही सोचने लगी थी। अरमान भाई, आप पहले जैसे नहीं रहे, अब तो भाभी के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं, हमें तो भूल ही गए। हफ्सा ने एक दिन लाउंज में सबके सामने कहा। मैं मुस्कुराया। जिंदगी में जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं हफ्सा, तो क्या रिश्ते भी बदल जाते हैं? मैं कुछ कहने ही वाला था कि मायरा अंदर आ गई। हमारे दरमियान एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। उसने सबको सलाम किया, फिर किचन की तरफ चली गई। मैंने देखा हफ्सा ने एक तंजिया सी नजर उसके पीछे डाली। चंद दिन के बाद हफ्सा फिर आई। इस बार शायद कोई बहाना भी ना था। मैं घर में काम में मसरूफ था जब वो कमरे में आ गई। अरमान भाई, जरा ये फाइलें तो देखें, अब्बू ने कहा है कि आपकी राय ले लूं। मैंने फाइल ली, 2-3 सफात पलटे और वापस कर दी। ये बिजनेस की फाइल है हफ्सा, तुम्हारे अब्बू बेहतर समझते हैं, पर मैं चाहती हूं कि आप देखें, आपकी समझदारी भाभी से कहीं बेहतर है। ये जुमला सीधा दिल पर लगा। मैंने जब्त कर लिया। मायरा को जो नहीं आता वो सीख सकती है, तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें जबान का इस्तेमाल सीखना चाहिए। वो हंसी, लेकिन जल्द ही बात बदल दी। मायरा ने शायद दरवाजे से कुछ सुना था। राई हाथ में चाय की ट्रे थी। हफ्सा, ये तुम्हारी पसंदीदा चाय, ले लो। अब भाभी को भी मेरी पसंद नापसंद मालूम है। हफ्सा ने तंज किया और चाय रखकर खिड़की की तरफ चली गई। मायरा ने मेरी तरफ देखा, एक सवाल आंखों में था। मैं जानता था कि वो क्या सोच रही है, लेकिन वो बोली कुछ नहीं। अगले दिन हफ्सा फिर आ गई, इस बार मेरे कमरे में, जब मैं तन्हा बैठा कुछ पढ़ रहा था। अरमान भाई, आपको पता है, भाभी के आने के बाद आपका अंदाज बदल गया है। आप में वो बात नहीं रही जो पहले थी। मैंने किताब बंद कर दी।
तुम्हें अगर कुछ कहना है तो सीधा कहो। बस ये कह रही हूं कि अगर मायरा ना भी हो तो जिंदगी रुकेगी नहीं। आपके आसपास और भी लोग हैं जो आपको समझते हैं, शायद ज्यादा बेहतर। ये सुनकर मेरा जब्त खत्म हो गया। हफ्सा बस कर दो, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं, इसीलिए बर्दाश्त कर रहा हूं, मगर अब हद हो गई है। मेरी बीवी मायरा है और मुझे किसी और की मदद की जरूरत नहीं, न जज्बाती तौर पर न किसी और तौर पर। वो साकत हो गई, जैसे उसने ऐसी सख्ती की तवक्को नहीं की थी। मैंने तुम्हें कभी गलत नहीं समझना चाहा, लेकिन अब अगर तुमने एक बार भी ऐसी बात की तो मैं यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। वो कुछ बोले बगैर कमरे से निकल गई। मैं सांस लेते हुए खुद को संभालने लगा। मायरा दरवाजे के करीब खड़ी थी, शायद सब सुन चुकी थी। मैंने नजरें झुका ली, मगर उसने कुछ नहीं कहा। बस अंदर आई और वही किताब मेज पर रख दी जो मैं पहले पढ़ रहा था। ये सफ़ा तुम छोड़ गए थे। मैंने उसके चेहरे पर देखा, आंखों में सुकून सा था। कोई तंज नहीं, कोई शिकवा नहीं, बस एक नर्म सी तस्लीम, जैसे वो पहली बार कुछ महसूस कर रही हो। शाम को हम दोनों एक साथ लॉन में बैठे थे, खामोश, जैसे अक्सर होते थे। पर आज की खामोशी अलग थी। हफ्सा अब शायद कुछ दिन ना आए, मैंने कहा। पता है, उसका जवाब मुख्तसर मगर पुरइत्मीनान था। तुम्हें बुरा लगा? पहले लगता था, पर अब नहीं। मैंने उसे देखा। पहली बार लगा वो खोल के पीछे से बाहर आ रही है। अभी पूरी तरह नहीं, लेकिन कदम जरूर बढ़ा चुकी थी। चंद दिन तक सुकून सा रहा। हफ्सा वाकई नहीं आई। मायरा के चेहरे पर सुकून और लहजे में ठहराव सा था। मैंने महसूस किया कि वो पहले से ज्यादा मेरे साथ आरामदेह हो चुकी है। अब हम एक दूसरे के साथ बैठते, दिन की छोटी छोटी बातें करते और कभी कभार हंसी भी शेयर होती। वो कभी हाथ में किताब लेती और मैं चाय की कप में चीनी कम डालकर उसके सामने रख देता। वो कुछ कहे बगैर पी लेती, लेकिन आंखों में अब भी बेरुखी नहीं थी। फिर वो हुआ जिसका मुझे हमेशा अंदेशा था, लेकिन मायरा के रवैये ने हैरान कर दिया। अम्मी की सालगिरह का दिन था। सादा सा फंक्शन घर में रखा गया। कुछ करीबी रिश्तेदार आए और हफ्सा भी उनमें शामिल थी। वो हमेशा की तरह खुश मिजाज और बातूनी नजर आ रही थी, लेकिन मुझे उसके लहजे में एक नया तंज दिखाई दिया। खाने के दौरान वो मेरे पास आकर बोली, अरमान भाई, अब तो आप काफी संजीदा हो गए हैं। मायरा ने वाकई आप पर जादू कर दिया है। मैंने तहम्मुल से कहा, संजीदगी वक्त और हालात सिखाते हैं। और हाँ, मायरा का असर मस्बत है, जादू नहीं। उसने जरा बुलंद आवाज में हंसते हुए कहा, भाभी ने वाकई किस्मत का धागा मजबूती से बांध रखा है। वैसे अगर मैं कहूं कि वो आपके काबिल नहीं तो क्या होगा? इतने में मायरा पास आ गई। उसने ये जुमला सुन लिया था, लेकिन वो चुप न रही। हफ्सा, तुम्हें ये फैसला करने का हक किसने दिया? हफ्सा चौंकी। मायरा के अंदाज में पहले जैसी नरमी नहीं थी। उसकी आवाज साफ और मजबूत थी। मैं बस मजाक कर रही थी। मजाक में भी इज्जत पर वार करना मजाक नहीं होता। अरमान मेरे शौहर हैं, उनकी जगह मेरे दिल में तय हो चुकी है। तुम जो भी हो, तुम्हारे पास मेरी इज्जत है, लेकिन यह हद तुमने पार की तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। मेरे दिल ने एक अजीब सा सुकून महसूस किया। मैं खामोश खड़ा रहा, लेकिन मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। पहली बार मायरा ने मेरे बारे में कुछ कहा था। वो मेरे लिए बोली थी। हफ्सा कुछ लम्हे के लिए साकत रही, फिर नजरें चुराती हुई वहां से चली गई। जब सब मेहमान जा चुके थे, मैं छत पर बैठा था। मायरा आहिस्ता से मेरे पास आई और मेरे साथ बेंच पर बैठ गई। आज कुछ ज्यादा बोल गई। मुझे अच्छा लगा। तुम्हें अच्छा लगा कि मैं लड़ पड़ी? नहीं, अच्छा लगा कि तुमने पहली बार मुझे किसी रिश्ते की नजर से देखा। वो खामोश हो गई। चांदनी हल्की हल्की जमीन पर बिखरी थी। रात ठंडी और साफ थी। हफ्सा जो भी थी, उसका कोई मतलब नहीं। मैंने कहा, मैंने कभी तुम्हें उससे जोड़कर नहीं देखा। बस जब कोई हद पार करे तो खामोशी बुजदिली लगने लगती है। तुमने मेरे लिए आवाज उठाई, ये मेरे लिए काफी है। और तुम, क्या तुम्हें कभी मेरे लिए गैरत महसूस हुई? कभी गैरत और मोहब्बत में फर्क करना मुश्किल लगता है मायरा, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपना माना है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहा। वो कुछ देर मेरी तरफ देखती रही, जैसे पहली बार गौर से। मैंने निगाहें भी नहीं चुराई। वो नजर पहली बार थी जिसमें उलझन नहीं थी, बस समझने की ख्वाहिश थी। हम एक दूसरे से कितने अजनबी थे और अब अजनबियत कम हो गई है। उसने आहिस्ता से कहा, तुम्हारा ये कहना मेरे लिए सब कुछ है। उस रात ना हमने ज्यादा बात की, न कुछ वादे किए, लेकिन मेरे दिल में पहली बार इत्मीनान था कि मायरा सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे लिए भी मौजूद है। अगले दिन हम दोनों नाश्ते की मेज पर बैठे। चचा ने अखबारात पर तबसरा शुरू किया और मायरा ने खुद चाय का कप मेरी तरफ बढ़ाया। अम्मी ने मुस्कुरा कर देखा, फिर नजर चुरा ली। छोटी छोटी चीजें जो पहले मामूली लगती थी अब खास लगने लगी थी।
वो अब मेरे कमरे में सोने लगी थी, पर जिस्मों का फासला अभी भी बरकरार था। रात को जब वो अपने बिस्तर पर बैठी किताब पढ़ रही थी, मैंने एक बार फिर कोशिश की कि अब हम एक साथ बैठकर कुछ पढ़ सकते हैं, जैसे दोस्त। अगर तुम तेज आवाज में ना पढ़ो तो शायद। मैं हंस पड़ा। वो भी मुस्कुराई। मायरा, कभी कभी मुझे लगता है हम दोनों ने एक ही रिश्ता अलग अलग जावियों से जिया। अब लगता है कि हम एक ही जाविये से देखने लगे हैं। वो कुछ ना बोली, लेकिन किताब बंद कर दी। कहानी का इख्तिताम तुम्हें सुनाना है अरमान, मैं सिर्फ सुनने आती हूँ। मैंने किताब खोली और वो मेरी आवाज सुनने लगी। मोहब्बत चीखने, लड़ने या साबित करने से नहीं जीती जाती। वो उन्हीं लम्हों में सांस लेती है जब कोई तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारा हो जाता है। और मायरा, वो अब सिर्फ मेरे साथ नहीं थी, वो अब मेरे दिल में भी रहने लगी थी। एक रात में काफी देर से कमरे में दाखिल हुआ। सब सो चुके थे। मायरा बेड पर बैठी कुछ लिख रही थी। रोशनी मध्यम थी। मैंने दरवाजा आहिस्ता बंद किया ताकि शोर ना हो। अभी तक जाग रही हो? मैंने पूछा। उसने कलम रोका, सर हिलाया। नींद नहीं आ रही? क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? पूछो। तुम क्या लिखती हो? हमेशा कोई नोटबुक तुम्हारे साथ होती है। लफ्ज जो कहीं नहीं जा सकते लिख दिए जाते हैं। मेरे बारे में भी कुछ लिखा कभी? उसने मेरी तरफ देखा, लम्हा भर को खामोश रही, फिर हल्की आवाज में बोली, हाँ, कुछ बातें ऐसी थीं जो तुमसे कह न सकी, पर दिल से निकालना जरूरी था। मैं उसके करीब बैठ गया। उसके हाथ में वही नोटबुक थी जिसे वो हमेशा अपने बैग में रखती थी। देख सकता हूं? अभी नहीं, शायद किसी दिन। मैंने सर हिला दिया। वो लिखती रही और मैं खामोशी से बैठा रहा। फिर थोड़ी देर के बाद उसने कलम बंद किया, नोटबुक बंद की और मेरे पास बैठ गई। पहली बार उसने खुद मेरे पास आकर जगह दी। अरमान, अगर तुम वाकई मुझे चाहते हो तो मुझे वक्त दो, मगर साथ मत छोड़ना। मेरे दिल की रफ्तार लम्हा भर को रुक गई। मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा। वो संजीदा थी, सच में। उसके लहजे में इल्तिजा थी, लेकिन खौफ भी। मैं तब से तुम्हारा हूं मायरा, जब से तुमने मेरे नाम की चादर ओढ़ी थी। बस तुमने कभी आंख भरकर देखा नहीं। उसने आहिस्ता से मेरा हाथ पकड़ा। ये वो लम्स था जिसका इंतजार शायद मैंने बरसों किया था और जिसकी इजाजत वो खुद दे रही थी। मेरे अंदर कुछ बदल गया। ये सिर्फ लम्स नहीं था, यह एतमाद था, यकीन था और शायद मोहब्बत। हम कुछ देर तक खामोश बैठे रहे। उसके हाथ की गर्मी मेरे दिल तक उतर गई। मैंने आहिस्ता से उसकी पेशानी को छुआ और पहली बार महसूस हुआ कि हमारे दरमियान फासले खत्म होने लगे हैं। डर लगता है अरमान, उसने आहिस्ता से कहा। किससे? कि अगर सब ठीक होने लगा तो कहीं कुछ बिखर न जाए। हम दोनों ने पहले ही बहुत कुछ समेटा है मायरा। अब जो भी होगा हम मिलकर संभाल लेंगे। वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर बेड की तरफ बढ़ी। मैं भी साथ गया। उसने कंबल खींचा और पहली बार मेरे करीब होकर लेटी। उसका चेहरा मेरी तरफ था, आंखें बंद, सांसें हमवार। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ उसके सर पर रखा। वो लम्हा शायद हमारी जिंदगी का पहला मुकम्मल लम्स था, जज्बाती भी, जिस्मानी भी। मैंने चिराग बुझा दिया और अंधेरे में हम दोनों एक दूसरे की सांसों से जुड़े रहे। वो रात हमारे रिश्ते की आगाज की वो लकीर थी जहां जिद, खफगी, दूरी और खामोशी पीछे रह गए थे। अब सिर्फ एक साथ था जो बेआवाज था लेकिन मुकम्मल। अगली सुबह वो मेरे लिए चाय बना कर लाई और चाय के साथ उसकी नोटबुक भी मेज पर रखी थी। कुछ सफ़े तुम्हारे लिए, वो बोली और बगैर कुछ कहे लॉन की तरफ चली गई। मैंने नोटबुक खोली। पहले सफ़े पर लिखा था, कभी कभी हम उस शख्स से दूरी इख्तियार करते हैं जिससे सबसे ज्यादा करीब होना चाहते हैं, और फिर कोई एक ऐसा लम्स, एक लफ्ज, एक नजर सब बदल देता है। मैंने वो सफ़ा बंद नहीं किया था, बस हाथ रखकर देर तक उसे महसूस करता रहा, जैसे वो लफ्ज मायरा के लम्स के बाद दूसरी बार मेरे दिल को छू रहे हों। और अब मैं जानता था वो सिर्फ मेरी बीवी नहीं थी, मेरी दुनिया बनने जा रही थी। उस रात कुछ बदल गया। कोई रस्मी ऐलान नहीं हुआ, कोई वादे नहीं किए गए, मगर फिजा मुख्तलिफ हो गई थी। मायरा अब सुबह मेरे साथ नाश्ता करती, मेरी पसंद पूछती और कभी कभी खुद भी अपनी बात कह देती, जैसे वो उन दीवारों को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ रही थी जो हमारे बीच खड़ी थी। मैंने भी खुद में नरमी महसूस की। अब उसे जिताने की ख्वाहिश ही नहीं थी, सिर्फ निभाने का इरादा था। वो मेरे साथ चलने लगी थी और अब मुझे उसकी बातों में वो तलखी नजर नहीं आती थी जो पहले कभी कभी जुमलों के पीछे छुपी रहती थी। एक दिन मैंने उसका हाथ थामा और बस इतना कहा, मैं अब कुछ खोना नहीं चाहता, खास तौर पर तुम्हें नहीं। उसी शाम जब सब अपने कमरों में थे, मायरा मेरे पास आकर बैठी। उसके हाथ में पुराना एल्बम था। ये देखो, बचपन की तस्वीर।
हम दोनों तस्वीर देखने लगे। एक तस्वीर में वो मेरे साथ खड़ी थी, दोनों के हाथ में आइसक्रीम थी। मैंने हंसते हुए कहा, तुमने हमेशा 2 निवाले ज्यादा खाए, पता है, और तुम हमेशा आइसक्रीम जमीन पर गिरा देते थे। हम दोनों हंस दिए। फिर वो कुछ संजीदा हुई। अरमान, एक बात कहूं? जरूर। जब हमने निकाह किया था मैं बहुत डरी हुई थी, सिर्फ रिश्ते से नहीं, खुद से भी। मुझे लगा कि मैं खुद को खो दूंगी, अपनी पहचान, अपनी ख्वाहिशें, सब कुछ। अब क्या महसूस होता है? अब लगता है जैसे मैं अपने आप को तलाश रही हूं और तुम मेरे इस सफर में साथी हो। मैंने उसके बालों को हल्का सा छुआ, उसके चेहरे की तरफ देखा। वो करीब थी और मुकम्मल। हम अब अलग कमरों में सोने का बहाना नहीं करते थे। वो मेरे साथ सोती, मेरे करीब, कभी बातों में, कभी खामोशी से। एक रात हम छत पर बैठे थे, तेज हवा चल रही थी और सितारे बहुत रोशन थे। अरमान, तुम्हारा सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? उसने पूछा। तुम्हारे साथ ऐसा वक्त गुजारना जिसमें कोई वजाहत ना हो, सिर्फ सुकून हो। तुम्हारा सब कुछ बन जाना, तुम्हारी पहली सोच, आखिरी दुआ। वो खामोश हो गई, फिर आहिस्ता से बोली, और अगर मैं कहूं कि मैं तैयार हूं? किसके लिए? सब कुछ छोड़कर सिर्फ तुम्हारी होने के लिए, मुकम्मल तौर पर, जिस्म, दिल, रूह, सब कुछ। मैंने उसकी तरफ देखा। वो आंखों में नमी लिए हुए मेरे सामने खड़ी थी। मैंने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ा। मायरा, मैं ये लम्हा कभी नहीं भूलूंगा। उस रात जब हम वापस कमरे में आए तो सब कुछ बदला बदला सा था। न वो झिझक थी, न खामोशी। उसने चिराग मध्यम किया और मेरे करीब आई। उसके चेहरे पर वही हल्की मुस्कुराहट देखी जो शायद सिर्फ कबूलियत के बाद आती है। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? मैंने पूछा। हाँ, अब है, मुकम्मल यकीन। मैंने उसके माथे पर बोसा दिया और आहिस्ता से कहा, तो आज की रात तुम्हें सिर्फ मेरी नहीं, खुद की भी बनना है। उसने सर हिलाया। वो लम्हा सिर्फ जिस्मों का नहीं, रूह का मिलाप था। न कोई जबरदस्ती, न जल्दी, सिर्फ वो लम्स जो इंतजार के बाद मायने रखता है। हम दोनों ने उस रात एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर कबूल किया, बिना खौफ, बिना सवाल, सिर्फ मोहब्बत के साथ। सुबह जब मैं जागा वो मेरे पहलू में थी, उसका चेहरा पुरसुकून, जैसे बरसों के बाद कोई शख्स सुकून की नींद सोया हो। मैंने उसके बालों में हाथ फेरा और खुद को खुशकिस्मत महसूस किया। यह रिश्ता अब सिर्फ हक से नहीं जुड़ा था, यह अब मोहब्बत से बांधा गया था। मोहब्बत जो हमने सीख कर कमाई थी। सुबह अब एक दूसरे के साथ शुरू होती। मैं नाश्ता तैयार होने तक अखबार पढ़ता और मायरा मेरे साथ बैठकर चाय पीती। उसका अंदाज अब किसी बीवी जैसा नहीं था, वो मेरे जीवन की साथी बन चुकी थी। हमने साथ जीना सीख लिया था और हर नया दिन पहले से बेहतर महसूस होता। मैंने एक इश्तहार देखा, एक प्राइवेट स्कूल में उर्दू उस्ताद की जगह खाली थी। मेरे पास मास्टर्स की डिग्री थी, लेकिन पहले कभी नौकरी को संजीदगी से नहीं लिया था। अब जब घर में मोहब्बत और सुकून दोनों मिल गए थे तो मुझे लगा मैं खुद को किसी मकसद में ढाल सकता हूँ। मायरा, अगर मैं टीचिंग शुरू करूं तो कैसा रहेगा? मैंने नाश्ता तैयार करते हुए पूछा। उसने चौंक कर देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें अल्फाज से इश्क है और बच्चों को सिखाने में सब्र चाहिए। तुम दोनों खूब निभा लोगे। मैंने सीवी तैयार की और अगले ही हफ्ते इंटरव्यू में चला गया। सब कुछ अच्छा रहा और मैं मुंतखब हो गया। पहली बार खुद को काबिल महसूस किया। जो कुछ मैंने सीखा था अब उसे बांटने का वक्त था। पहला दिन स्कूल का बहुत खूबसूरत गुजरा। मैंने बच्चों को नज़म पढ़ाई, मेरी धरती, मेरा चमन, और वो मुझे गौर से सुनते रहे। जब मैं घर आया तो मायरा ने दरवाज़ा खोलते ही पूछा, कैसा रहा? ऐसा लगा जैसे खुद को दोबारा दरियाफ्त कर लिया हो। तुम पर फख्र है अरमान। उसके चेहरे पर वही संजीदा मुस्कुराहट थी जो हमेशा सच होती है। दूसरी तरफ मायरा ने घर की जिम्मेदारी मुकम्मल संभाल ली थी। वो अब सिर्फ खामोश किताबी लड़की नहीं रही थी, वो हर मामले में सबसे बेहतर फैसला लेने लगी थी। अम्मी भी अक्सर उससे मशवरा लेती और चची उसकी पसंद से बाजार जाती। एक दिन जब मैं स्कूल से आया तो मायरा लॉन में पौधे लगा रही थी। उसके हाथ मिट्टी में भरे हुए थे, मगर चेहरे पर इत्मीनान था। ये सब क्यों लगा रही हो? क्योंकि तुम्हें सब्जा अच्छा लगता है और मैं चाहती हूं कि तुम्हें हर तरफ तुम्हारी पसंद मिले। मैं उसके करीब बैठ गया। मिट्टी से हाथ स्याह हो गए पर दिल साफ तर लग रहा था। चचा की सेहत में भी वाज़े बेहतरी आ रही थी। वो अब वॉक करते, अखबार पढ़ते, मायरा के हाथ की चाय पीते और अक्सर कहते, तुम दोनों ने मेरी दुआ को जीना सीखा है। अम्मी एक दिन बोली, बेटा अब वक्त है कि तुम लोग थोड़ा सैर व तफरी भी करो।
कहीं बाहर जाओ, खुशियां समेटो। मैंने फैसला किया कि इतवार को पास वाले हिल स्टेशन पर जाएंगे। छोटी सी गाड़ी, मायरा की पैक की गई बास्केट, मेरे बनाए गए म्यूजिक प्लेलिस्ट और हम दोनों। वो खिड़की से बाहर देखती रही। मैंने नरमी से पूछा, क्या सोच रही हो? यही कि हम कहां से कहां आ गए। कभी सोचा था? मैंने सिर्फ इतना सोचा था कि तुम मेरे साथ रहो, बाकी सब वक्त ने खुद तय किया। जब हम पहाड़ों के दरमियान पहुंचे, मायरा ने आसमान की तरफ देखा, जैसे शुक्र अदा कर रही हो। हमने एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खाया, हाथ में हाथ लेकर कुछ देर चहलकदमी की और फिर खामोशी से उस लम्हे को महसूस किया। जिंदगी अपनी रफ्तार पर चल रही थी। हर दिन अब मामूल का था, लेकिन हर मामूल में कुछ खास छुपा होता था। अब हम एक दूसरे के अंदाज को समझने लगे थे, एक दूसरे की खामोशी सुनने लगे थे, और दिन का इख्तिताम एक दूसरे के साथ होना एक मुकम्मल सुकून बन चुका था। अक्सर शाम को मायरा छत पर जाती, पौधों को पानी देती और मैं उसके साथ बैठकर सुकून से चाय पीता। उस दिन भी ऐसा ही था। मैं उसके पास बैठा था और वो हाथ में प्यारा लिए आसमान की तरफ देख रही थी। अरमान, एक बात पूछूं? उसकी आवाज बहुत नरम थी। हमेशा। अगर मैं तुम्हें उस दिन जाने देती तो क्या होता? मैंने प्याला मेज पर रखा, उसके करीब हो गया, उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। तो मैं हार जाता। क्यों? उसकी आंखों में सादगी थी। क्योंकि तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं हो मायरा, तुम मेरा सुकून हो। वो मुस्कुरा दी, वो मुस्कुराहट जो अब मेरे दिल पर कुंदा हो चुकी थी। मैंने उसके माथे पर बोसा दिया और वो लम्हा हमारे दरमियान मुकम्मल था। न कोई शक बाकी था, न कोई सवाल। हम नीचे वापस आए। चची ने खाने की मेज पर बुलाया। सब हंसी मजाक में मसरूफ थे और मैं मायरा को देख रहा था, जो सबके दरमियान ऐसे घुल मिल चुकी थी जैसे हमेशा से इसी घर की जान हो। वो मायरा नहीं थी जो निकाह के वक्त खामोश आंखों से सर झुकाकर बैठी थी। वो अब मुकम्मल थी और उसकी तकमील में कहीं मेरा भी हाथ था। यह ख्याल मेरे दिल को गर्म रखता था। खाने के बाद जब सब अपने कमरों में चले गए, मैंने अलमारी से वो पुरानी नोटबुक निकाली जो उसने कभी मुझे दिखाई थी। कई सफ़े खाली थे और कई भरे हुए। एक सफ़े पर लिखा था, मोहब्बत तब मुकम्मल होती है जब तुम किसी को समझने की कोशिश न करो, बस उसे कबूल कर लो। मैंने वो सफ़ा बंद किया और नोटबुक उसके सिरहाने रख दी। जब वो कमरे में आई तो नोटबुक देख कर रुकी, फिर आहिस्ता से बोली, तुमने पढ़ा? बस वही जो मेरे लिए लिखा था, बाकी तुम्हारे राज है। अब कोई राज बाकी नहीं रहा अरमान। जो कुछ भी था अब तुम हो। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा और पूछा, कभी लगता है कि हम ये सब ना कर पाते? कभी लगा था, मगर अब लगता है कि ये सब मुकद्दर था और मुकद्दर से लड़ना नहीं चाहिए, उसे निभाना चाहिए। हमने रात वहीं बैठकर गुजारी, बातों में, खामोश नजरों में और उस एहसास में जो अल्फाज से बड़ा होता है। अगले दिन स्कूल से वापसी पर जब मैं कमरे में आया तो बेड पर एक छोटा सा तोहफा रखा था। अंदर एक पेन था और एक छोटा नोट। लिखने वालों के लिए बेहतरीन तोहफा वही होता है जो उन्हें हर रोज तुम्हारा नाम लिखने पर मजबूर करे। मैंने पेन को हाथ में थाम लिया और सोचा कि मोहब्बत कभी कभी एक लम्स से मुकम्मल होती है, कभी एक जुमले से और कभी एक पेन से जो याद दिलाता है कि कोई तुम्हें हर रोज नए अंदाज से सोचता है। चंद दिन बाद हम दोनों ने चचा के कहने पर उम्रे की तैयारी की। पासपोर्ट, वीजा, टिकट, सब कुछ मुकम्मल हुआ। चचा ने कहा, अल्लाह ने तुम दोनों को जोड़ दिया है, अब उसके घर जाकर शुक्रिया अदा करना फर्ज है। मदीने की फिजा में जब हम दाखिल हुए तो मायरा ने पहली बार हाथ पकड़कर मेरे साथ दुआ मांगी। हम दोनों के लब खामोश थे, मगर दिल में एक ही आवाज थी, शुक्र। जब हम वापस आए तो घर वालों ने हमारा इस्तकबाल फूलों से किया। मायरा ने छोटे बच्चों को खिलौने दिए और अम्मी को आबे ज़मज़म। मैंने बस उसे देखा और दिल से एक दुआ निकली कि ये औरत जो आज मेरे घर का सुकून है, हमेशा मेरे दिल की रोशनी बनी रहे। रात को जब हम वापस अपने कमरे में आए तो उसने लाइट बंद करने से पहले आहिस्ता से कहा, अरमान, कभी कभी सोचती हूँ कि अगर निकाह ना हुआ होता तो क्या तुम मुझे चाहने लगते? मैंने थोड़ा सा सोचकर जवाब दिया, मोहब्बत का वक्त मुकर्रर नहीं होता, लेकिन अल्लाह ने हमें इस रिश्ते में बांधा ताकि हम सीख सकें कि चाहना अलग चीज है और निभाना असल मोहब्बत है। उसने चिराग बुझा दिया और हम दोनों एक दूसरे के पहलू में सो गए। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब जाकर मुकम्मल हुई थी। और मायरा, वो सिर्फ मेरा हक नहीं थी, मेरी जीत थी, मेरी मुकम्मल मोहब्बत की फतह। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।